सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज का जो टॉपिक का हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 के लिए। ओके ये मैंने पिक किया है साइंस चैप्टर 10। ओके चैप्टर का नाम जो है आपका वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके यहाँ पे मैं पहले एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ, एमसीक्यूज जो कि 19 है टोटल आपके इस एग्जाम्पलर में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नोटबुक लेकर के बैठें एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंस ऑन इट। यानी एक पॉइंट जो है इंसिडेंस का, वहाँ से अगर आप इंसिडेंस करते हो लाइट, तो कौन सा इसमें से ऐसा है कि जो कि पैरेलल बीम क्रिएट कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। बी ऑप्शन में है आपका कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। सी ऑप्शन में है टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। और ऑप्शन नंबर डी है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, है ना। तो चूज द राइट आंसर राइट नाउ। ओके नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही कन्वर्जिंग टाइप के मिरर और लेंस हैं, है ना। और कन्वर्जिंग की खास बात होती है कि पैरेलल बीम लाइट को वो एक जगह पे फोकस कर देते हैं और जो लाइट फोकस से ही जाती है उसको वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट कर देते हैं और या फिर रिफ्रैक्ट कर देते हैं, यू कैन से। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। A 10 mm long Alpine is placed vertically in front of the concave mirror as 5 mm long image of the Alpine is formed at 30 cm front of the mirror. Focal length of the mirror आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, तो मैं टाइम भी आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ, है ना। इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है आपका वो mm में दिया हुआ है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 mm का क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में क्या है कि इमेज की जो साइज है वो भी mm में है, तो उसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है आपको, वो भी हो जाएगा 5 mm से 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो आपका गिवन में है वो है इमेज डिस्टेंस v, उसको भी आपको क्या कर देना है, ये माइनस कर देना है साइन। बिकॉज माइनस साइन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको गिवन है क्वेश्चन में कि कॉनकेव मिरर है, तो उस टाइम पे वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, तो जो आपका जो इमेज का जो टाइप होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। चलो योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ। ओके सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, है ना, देख लेते हैं कि हमें कैसे ये सॉल्व करना है। मैं टेंशन मत लो, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें। देख लो साइज ऑफ इमेज जो जैसा कि गिवन है, गिवन में आपको इमेज की साइज दी हुई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जैसा कि तुम्हें पता है V/U होता है ना। V मतलब जो है आपका माइनस में लेते हैं और U जो है आपको लेना पड़ता है। सेकेंड जो फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का वो है H'/H, है ना। ऊपर हाइट ऑफ द इमेज लेते हैं और नीचे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में है कि आपको बस गिवन जैसा दिया हुआ है बस पुट कर देना है। तो सबसे पहले मैं V की जगह पे 30 का वैल्यू पुट किया हुआ है, क्योंकि आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो 30 है। U आपको फाइंड करना है तो U एज इट इज रख दिया है। H' की जगह पे आपका पुट किया हुआ है 0.5 और H की जगह पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पे 1 रख दिया है। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है U कितना, U मिल जाता है आपको 60 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको निकालना है वो है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ
फाइंड करने के लिए यू कैन अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जैसा कि आप देख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसके बाद में आपको 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू रख देनी है जो कि 30 क्वेश्चन में गिवन था, और 60 हमने u का वैल्यू फाइंड कर दिया तो -60 है, तो 2 - 1 जैसा कि आप देख सकते हो, तो 3/60। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे कि f का जो वैल्यू है आपको -20 मिल चुका है, तो -20 जो है ये आपका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो देख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी कौन से केस में हो सकती है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो क्या वैसा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ से कम दूरी पे अगर आप रखते हो तो क्या होगा ऐसा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड, आगे क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या ऐसे में आपका पॉसिबल है क्या। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सी जब आप रखते हो तो क्या पॉसिबल है। तो योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ, choose the right answer. Now the right answer for this question is when object is placed between focus and center of curvature, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट होने वाला है। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने के पीछे एक रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज सारे ऑप्शन को आप देख लो एक बार। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल, है ना, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल पे रखते हो तो क्या आपको मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर आप रखोगे तो ऑब्जेक्ट की साइज एंड इमेज की साइज दोनों इक्वल रहती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, ऐसे में पॉसिबल तो है कि वर्चुअल इमेज बन जाए, बट उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है ना फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर उनको मेंशन करना था। और एक सेकंड थिंग कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल, अगर फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस तो आपकी 0.1 भी हो सकती है, तो क्या ऐसे में हमें इमेज मिलने का थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं डाटा है, इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब आप देखोगे ना तो आप एकदम शॉर्टकट में आप समझ जाओगे कि जो आपका जो इमेज बनने वाला है वो बनने वाला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में अगर आप रखोगे ऑब्जेक्ट को तो आपका जो इमेज बनता है वो बनता है इन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी साइज छोटी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी भी जो है आपका ये इनकरेक्ट रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, figure shows a ray of light as it travels from medium A to B, refractive index of the medium B related to A कितना होगा आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस में दिखा देता हूँ आपको, √2 ऐसा दिया हुआ है, आपको देख लीजिए। तो नाउ चूज द राइट आंसर, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। यू कैन चूज द राइट आंसर नाउ। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एक बार हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को पहले कि क्या है इसमें जो पूछा हुआ है। राइट आंसर आपका है √3/√2, है ना, √3/√2 ये सही है। बट ऐसा क्यों सही है देख लो एक बार, क्योंकि अगर आप रिफ्रैक्शन से डील करते हो तो रिफ्रैक्शन में आपके दो मीडियम होते हैं ना, और दोनों मीडियम में एक डेंसर होता है और एक रेयर होता है। तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। तो आपकी ओरिजिनल लाइन की जो पाथ है आपको बस ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी है, और फिर समझ लेना है कि जो ये मिडल वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइन जो ऊपर जा रही है ना उसकी जो एक्चुअल पाथ है यहाँ पे, सॉरी एक्चुअल पाथ थोड़ा इस तरफ होगा क्योंकि इंसिडेंस रे नीचे से जा रही है, राइट, है ना, ये होगा एक्चुअल पाथ। तो जो एक्चुअल पाथ है उसके तरफ में जो आप बियॉन्ड को अगर आप देखो, आप ये नॉर्मल से देखो तो नॉर्मल उसको रहना था इस साइड में, यानी जाना था उसको सीधा ऐसे कर्व होकर के, बट ये लाइन आपका नॉर्मल से थोड़ा सा पास में आके जा रही है ना, मतलब कि एक्चुअल लाइन यहाँ से पास हो रही है बल्कि उसको पास यहाँ से होना था, और यहाँ से पास ना होकर के वो यहाँ से हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल के करीब आ रही है, और ऐसा तभी होता है जब वो टुवर्ड्स नॉर्मल तभी होता है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करे। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका वो 60 है यहाँ पे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका वो है आपका 45।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दोनों चीज़। इसके बाद में जो आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि ये होता है कि मीडियम अगर आप बी रिलेटेड टू ए अगर आपको फॉर्म करना है तो रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, सेकेंड लॉ, ये कहता है कि उन दोनों का जो एंगल का रेशियो है, उनका जो साइन वैल्यू है ना वो फिक्स होना चाहिए, है ना, ध्यान से समझना। स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है, और इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे बस आपको रेशियो निकालना है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो देख लेते हैं आपका जो रेशियो है क्या होगा, एंगल साइन 60 एंड साइन 45। तो साइन 60 की वैल्यू आपको सीधा पुट कर देनी है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रख देनी है। साइन की वैल्यू ये आपको मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी एंड आपको ये लर्न करना भी रहता है, बिकॉज मैथमेटिक्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका जो आंसर आ जाता है वो आता है √3/2। ओके, तो देख लीजिए आप, जैसा कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। Now the question number 5, light ray entered from the medium to B medium shown in figure, refractive index of the B related to A। सेम क्वेश्चन है जैसा कि पहला था, बस इसमें ऑप्शंस अलग हैं तो आपको चूज़ करना रहेगा। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी एंड जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ, चूज द राइट आंसर। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, समझना है, ठीक है, देख लेते हैं, बढ़िया समझ लेते हैं। पहले क्या है, पहले कि ये आपका इंसिडेंस रे है, ये है ओरिजिनल पाथ, तो ओरिजिनल पाथ से सीधा ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल पाथ के बाद में वो टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ में वो आ गई है थोड़ा। तो नॉर्मल की तरफ में अगर आपकी रे आती है तो ऐसे में क्या बोल सकते हो, सेम कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ये ट्रैवल कर रहा है। दूसरा कि रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप देखो तो साइन का बस वैल्यू रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है कि आपको साइन का इंसिडेंस और साइन का रिफ्रैक्टिव एंगल दोनों रख देना है और वैल्यू रख देनी है। तो एक बात मैं आपको बस समझाना चाहूँगा कि अब बस आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये ऊपर की साइड में है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो I और R की जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आप सीधा बता सकते हो कि एंगल I जो है वो ग्रेटर है और एंगल R जो है, एंगल R जो ऊपर की साइड में है और वो स्मॉलर है। तो स्मॉलर और ग्रेटर से आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि वैल्यू आपको फाइंड तो हो जाएगी, बट यहाँ पे एंगल दिया ही नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे आंसर। तो एक बार हम वैल्यूज़ देख लेते हैं, साइन की वैल्यू कैसे होती है। तो साइन की वैल्यू ऐसा गिवन है आपको कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 एंड साइन 60 का होता है √3/2 एंड साइन 90 का होता है, साइन 90 का क्या होता है आपका, वेट, हाँ, साइन 90 का होता है 1। तो साइन 90 की जो वैल्यू 1 आ रही है ना, इसको ध्यान से समझना आप एक बार, कि अगर आप देखोगे, इसको बताने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है साइन की, है ना। एंगल 0 से 90 तक गया तो वैल्यू भी 0 से 1 तक गई है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो बस इतना बस कहना चाहूँगा कि अगर एंगल ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, और अगर वैल्यू ज़्यादा आएगी और तो समझ सकते हो कि कैसे ये सॉल्व होगा। एंगल I की वैल्यू ज़्यादा है और एंगल R की वैल्यू कम है, तो अगर ज़्यादा से हम कम को डिवाइड करते हैं, यानी बड़ी अमाउंट से छोटे अमाउंट को डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली आंसर आपका मोर देन 1 ही आने वाला है। तो ऑप्शन में हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटी का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, यानी जो 1 नंबर है उससे ऊपर आंसर आने का हमेशा, जब भी लाइट ट्रैवल करेगी ए मीडियम से बी मीडियम से, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंस थ्रू अ होल ए एंड बी इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, ये भी मिस्ट्री बॉक्स है, खतरनाक है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा। मिस्ट्री बॉक्स है, होल सी से और डी से वो लाइट आपकी पास हो रही है और आपको बस बताना है कि कौन सा चीज़ इस बॉक्स के अंदर होता है, हो सकता है, तो बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। चलो फाइंड करते हैं क्या है ऑप्शन में। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया हुआ है, या कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, और बोला है कि प्रिज्म भी हो सकता है। तो चूज द राइट आंसर राइट नाउ।
इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो आपने पढ़ा होगा, है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास जो आपने पढ़ा है कि 10th स्टैंडर्ड में, ग्लास स्लैब का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के लिए। और ग्लास स्लैब की एक खास बात है कि उसके लास्ट में एक आपका पॉइंट आता है लेटरल शिफ्टिंग का। और लेटरल शिफ्टिंग का जो टॉपिक है ना वो ये बोलता है कि रे एंटर भी पैरेलल होंगी और जाएंगी भी पैरेलल, बट बीच में वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसकी वजह से अगर आप देखो ये आई भी पैरेलल है और जा भी पैरेलल रही है, बट इतने का जो गैप आया है ना इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, जो कि सिर्फ देखने को मिलता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। बाकी ऐसे इन सब में से किसी में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस थ्रू अ होल ऑन अ साइड एंड इमर्ज आउट ऑफ द होल्स अदर फेस ऑफ द बॉक्स ऑन इन द फिगर। फिर से आ गया आपका अगेन एक और मिस्ट्री बॉक्स, और देखते हैं इसकी मिस्ट्री सॉल्व करके कि क्या है अंदर इसके साइड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रेज आ रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है और जा रही है वो एक दूसरे से डाइवर्स हो रही है। तो आई थिंक यू आर एबल टू डिटेक्ट द आंसर। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ एंड चूज द ऑप्शन राइट नाउ। Okay, now the right answer for this question is कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस आंसर होने के पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह ये है कि कॉनकेव लेंस जो होता है ना वो होता है आपका एक डाइवर्जिंग लेंस। अगर आप ऐसा देखोगे तो अगर यहाँ से रेज आएंगी तो ये सारी डाइवर्स हो जाएंगी, है ना, ये सारी डाइवर्स हो जाएंगी जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कॉनकेव लेंस, बिकॉज डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अदर ऑप्शन में है भाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म और कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए वो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट दिखा देता हूं मैं आपको। पहला स्टेटमेंट जो गिवन है वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है कॉन्वेक्स लेंस हैज़ -4 पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। थर्ड जो है आपका ऑप्शन ये है कॉन्केव लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर एंड हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। लास्ट ऑप्शन जो है आपका ये है कॉन्केव लेंस हैज़ पावर -4 डायोप्टर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो चूज द राइट आंसर राइट नाउ। Okay, now the right answer for this question is A, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस होने के पीछे ना एक वजह है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का जो मेजर डिफरेंस है ना वो बहुत ही खास है। मैं बताता हूँ एक आपको, ये देखो यहाँ पे कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पावर होती है ना ये खतरनाक है एकदम, है ना। बाकी के लोगों का कहना होता है कि भाई ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना, एकदम पॉजिटिविटी फैलाओ, बट कॉन्वेक्स लेंस का मानना नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस मानता है कि भाई ऑलवेज नेगेटिव। वजह एकदम सिंपल है भाई, इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पावर भी नेगेटिव होता है। वैसे तीनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली हैं। और रीज़न क्या है कि भाई फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल होगा। और पावर किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं भाई रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ अगर आपका नेगेटिव है तो सारी चीज़ें नेगेटिव होने वाली है। बल्कि कॉन्वेक्स लेंस है जो आपका इस साइड में, इसका मानना ऐसा नहीं है। वो बोलता है भाई ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। किन केस में? सिर्फ इन्हीं तीनों के केस में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर और पावर, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होंगी? ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, बट कॉन्केव के लिए क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। यानी रियर व्यू व्हीकल जो होता है, रियर व्यू आपका जो मिरर होता है फिट व्हीकल के अंदर, उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए इज लेस देन 1, ऑप्शन बी इज मोर देन 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन सी 1 मोर देन लेस देन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्निफिकेशन कितनी होगी। तो यू बेटर नो, है ना, चूज द राइट आंसर राइट नाउ।
ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेस देन 1। और रीज़न बहुत सिंपल है ना, रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न इतना सिंपल है कि अगर आप मैग्नीफिकेशन अगर देखो, किसकी बात कर रहे हैं, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब क्या, रियर व्यू मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक बात खास मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर की खास बात है कि वो वाइड व्यू देता है, वाइड रेंज व्यू। और वाइड रेंज व्यू में अगर आपको बहुत बड़ी सारी चीज़ें एक ही छोटी सी जगह में देखनी है तो ऑब्वियसली उसको छोटा करना पड़ेगा, तभी तो वो एक जगह पे आ पाएंगे। तो अगर उसकी साइज़ छोटी हो रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है और जो इमेज की साइज़ है, ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज थोड़ी छोटी आपको मिलेगी, तो मैग्नीफिकेशन मतलब छोटा हो जाएगा, यानी लेस देन 1 हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज जो है वो लेस देन 1 होगी, बिकॉज रेशियो निकालते हैं उसी को तो बोलते हैं हम मैग्नीफिकेशन। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज की जो रेशियो होती है उसको ही बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, राइट ना। तो ऐसा देख लेते हैं आप, मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है ना। आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो और इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज पे भी निकाल सकते हो। बस याद ये रखना है कि अपनी जो इमेज है वो ऊपर होनी चाहिए, है ना। अब हम भले ही नीचे गिर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमेज जो है वो ऊपर होनी चाहिए। इमेज डिस्टेंस है वो भी ऊपर है और इमेज की जो हाइट है वो भी ऊपर है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, rays from sun converge at a point of 15 centimeter in front of concave mirror, where should an object be placed so that size of image equal to the size of object, है ना। रेज जो कि सन से कन्वर्ज होके आ रही है और ऐसा पूछ रहे हैं कि कहाँ पे जगह पे आपको ऐसा प्लेस करना है कॉन्केव मिरर को, चूँकि आपका इमेज है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम साइज के हों, है ना। तो आपको कहाँ प्लेस करना है तो देख लो, यहाँ पे ऑप्शन में है आपके 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, इन बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, एंड लास्ट है आपका मोर देन 30 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर। तो चूज द राइट आंसर राइट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। और रीज़न बहुत ही सिंपल है ना, रीज़न बहुत ही सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना है, r इज इक्वल टू 2f। तो r आपको पता है कि r कितना है, तो r आपको फाइंड करना है। देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई बाई फोकल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। कैसे पता चला भाई, अगर कोई भी आपका मिरर है वो एक जगह पे कन्वर्ट कर रहा है सारी रे को, तो फोकल लेंथ उसी की इक्वल होती है। तो दैट्स वाई जो आपका फोकल लेंथ है ना वो एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। Now the question number 11, full length of image of a distant tall building can definitely be seen by using what। यानी फुल लेंथ, एक बड़ी सी बिल्डिंग है वो आपको पूरी बिल्डिंग एक ही जगह पे एक ही चीज़ में देखनी है, तो आप कैसे देख पाओ सकते हो। ऑप्शन में है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अ प्लेन मिरर, बोथ कॉन्केव एंड एज वेल प्लेन मिरर, दोनों के साथ में। तो चूज द राइट आंसर। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। यानी फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर के बहुत पास होना चाहिए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हेडलाइट के अंदर, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है ना उसके अंदर हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव मिरर की खास बात है कि अगर मैं उसके फोकस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखूँ ना, तो फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उसको डाइवर्स कर देता है ना, वो उसको डाइवर्स कर देता है। ध्यान से समझना, अगर फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो वो रेज वापस से इंसिडेंस होंगी किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, वो जाएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपको रखना है, रेज को रखना है, तभी तो आप हेडलाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे हेडलाइट से। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर व्हाट, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए परफेक्टली सूट होता है, प्लेन मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल मिरर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी कैसा शेप हो, बट क्या देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो नाउ चूज द राइट आंसर। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल मिरर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, है ना। कोई भी लॉज होता है जो फिजिक्स के अंदर, उन लॉज की यही तो खास बात है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेप कैसा है, वो लॉज सारे के सारे मिरर के लिए अप्लाई होंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, है ना, द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब
ट्रेस्ड बाय द 4 स्टूडेंट, है ना, 4 स्टूडेंट जो हैं आपके, उन्होंने वो ट्रैक किया हुआ है उसको। ABCD उन्होंने अपना रीडिंग जो है ऑब्जर्वेशन आपका ABCD ऑप्शन में दिया हुआ है। तो विच वन ऑफ देम इज़ करेक्ट, तो चूज द आंसर राइट नाउ। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है। रीज़न मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ग्लास स्लिप का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ग्लास स्लिप की खास बात है कि वहाँ पे पैरेलल लाइन इंसिडेंस होती है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है, बट खास बात है कि वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है और जिसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, है ना। 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको लेटरल शिफ्टिंग भी मेंशन करना रहता है। तो ये क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैरेलल वो आ रहे हैं और पैरेलल वो जा रहे हैं, यानी जो आ रही है इंसिडेंस रे और रिफ्रेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बट थोड़ी सी वो इतना सा ये जो गैप आया है ना ये बीच में, उसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्टिंग, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, विच ऑफ देम मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट सेम एंगल वुड बेंड मोस्ट, है ना। क्या बोला है कि मीडिया के रूप में आपको, मीडियम के रूप में आपको वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन दिया हुआ है, आपको सेम इंसिडेंस करना है ना, यानी 2 मीडियम ऐसे होंगे यहाँ पे, एक ऐसा मीडियम होगा, यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन आपको ले लेना है। ये सेम इंसिडेंस से लाइन इंसिडेंस होगी और ये होगा आपका नॉर्मल। तो आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी आपको पता है कि यहाँ पे रेयर मीडियम है ऊपर की तरफ और नीचे डेंसर मीडियम है, बिकॉज वो ऑयल है, कोई भी अलग मीडियम है जो कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा रखता है किससे कंपेयर टू एयर में, तो वो क्या होगा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। तो पूछा बस इतना है कि किस में ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है। तो चूज़ द राइट आंसर राइट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्लिसरीन, है ना। ग्लिसरीन इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्लिसरीन ही क्यों है आंसर, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है और जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा वो लाइट जो है आपकी वो बेंड होगी। तो एक बार देख लेते हैं केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, इन सब के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, मस्टर्ड का है 1.47, ग्लिसरीन का है 1.473 एंड केरोसिन का है 1.44। तो जैसा कि इसमें दिखा हुआ है कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज़ हाईएस्ट, है ना, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लिसरीन का, तो इसकी वजह से जो ग्लिसरीन के अंदर आपकी लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे और भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी बुक में एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है स्नेल्स लॉ के आगे के पेज में, तो आप वो देख कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंस कॉन्केव मिरर एज अ सोन इन फिगर, है ना। कॉन्केव मिरर के लिए कौन सा रे डायग्राम ये बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये आपका सैम्पल रे डायग्राम है और बाकी के सारे जो हैं वो ऑप्शंस हैं, तो ABCD। तो नाउ चूज द राइट आंसर राइट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ फिगर नंबर डी, है ना। ये फिगर नंबर डी है वो करेक्ट है, बिकॉज रीज़न बहुत सिंपल है ना कि अगर लाइट आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से इंटरसेक्ट होकर के जाएगी, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पहले पॉइंट में, इस पहले ऑप्शन में फोकस के ऊपर से नहीं बल्कि फोकल से पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है वो, यहाँ पे देखो तो या फोकस के बाद में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन ना मेरे को पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन में रखा क्यों है उन्होंने, अपने को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइन आई और उसी डायरेक्शन में भाग गई, है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज सामने वो मिरर कर्व है, स्फेरिकल मिरर है, कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल है ना, आइसोलेटेड एकदम। तो ये वाला भी ऑप्शन एकदम गलत है भाई, रूल्स फॉलो तो होना चाहिए, है ना। रूल जो है वो कॉन्केव मिरर का वो ये है कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस से जानी चाहिए, सिंपल। तो इसके लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम क्वेश्चन है रे डायग्राम के ऊपर, बट ये है आपका लेंस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम करेक्ट फॉर द रे लाइट इंसिडेंस फ्रॉम लेंस इन सोन इन फिगर। तो ये आपका सैंपल है कि आपका जो इस बार लाइट है वो फोकस से आ रहा है, तो कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ये आपको बताना है। तो चूज द राइट आंसर राइट नाउ।
ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ फिगर नंबर ए, है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने के पीछे ये है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से इंटरसेक्ट होता है, और अगर फोकस से आ रही है लाइट तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये वाला देखो, ये वाले भाई साहब को सीधा आए फोकस से और फिर से फोकस से चले गए, यानी अपने को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मैं फोकस से आया हूँ, फोकस से ही जाऊँगा, तो भाई रूल फॉलो नहीं करोगे तो रॉन्ग होगा ऑप्शन। सीधा इधर देखो, ये ऑप्शन में भी मेरे को गड़बड़ी है कि मतलब क्यों रखा है सामने, क्या हमने पॉलिश सरफेस लगा के रखा है यहाँ पे एक लेंस है जो कि एक रिफ्लेक्टिव सरफेस थोड़ी रखता है। तो यहाँ पे एक लाइन आती है और वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है उसी डायरेक्शन में। ये लेंस है, कोई मिरर थोड़ी है कि जो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ये भाई साहब भी एकदम फिक्स है, भाई हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन है, हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे आए और सीधे भाग गए, अपने को कोई बेंड वेंड होना ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, एकदम सख्त इंसान, है ना। तो सही ऑप्शन जो है वो फिगर ए में है, आपको दिख रहा है, जो रूल को फॉलो करता है वही करेक्ट होगा, है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर, है, ये बहुत खतरनाक है। मैजिक मिरर के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, शी फाइंड्स हर इमेज हेड बिगर, है ना, ध्यान से समझना एकदम। सर की जो साइज है, हेड की जो साइज है वो उसे बड़ी दिख रही है, मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी सेम साइज, यानी जो मिडल पोर्शन है बॉडी की वो एकदम बिल्कुल सेम है, एंड क्या है, स्मॉलर लेग, पाँव एकदम छोटे हो गए, बिल्कुल कार्टून जैसी ये दिख रही है, बट समझ लेते हैं, ना। तो आपको बस बताना है कि इस तीनों कॉन्सेप्ट में कौन कौन से मिरर या फिर लेंस का इस्तेमाल किया है इन्होंने। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा मिरर है ये मैजिक मिरर में। तो ऑप्शन ए है प्लेन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स कॉनकेव एंड प्लेन, ऑप्शन सी है कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी है कॉन्वेक्स प्लेन एंड कॉनकेव। तो चूज द राइट आंसर राइट नाउ। Okay, now the right answer for this question is कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, है ना। जब कॉनकेव मिरर के सामने आप अपना फेस रखते हो तो कॉन्वेकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी जूम इन करके चीज़ों को दिखाता है, जैसे कि हम सेविंग ग्लास के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो बियर्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा जूम इन होकर दिखते हैं ताकि आप शेविंग अच्छे से कर पाओ, तो इसलिए कॉनकेव मिरर में जूम इन वाला आ जाएगा। प्लेन मिरर भाई अपने को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सेम साइज है एकदम, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा इमेज होगा। कॉन्वेक्स मैंने तुम्हें बताया था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी वो एकदम कन्वर्स करके छोटू सा दिखा देता है, तो मतलब उसकी लेग की साइज़ तो छोटी कर ही सकता है, तो स्मॉलर लेग है भाई। देख लो अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये तीनों फिट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो कॉनकेव प्लेन और कॉन्वेक्स है ये आंसर करेक्ट होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बिल्कुल बस एंजॉय करो लाइफ, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एट द पॉइंट साइज, है ना। इन्फिनिटी के ऊपर अगर आपने क्या रखा हुआ है, इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो आपकी क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटी सी इमेज बन रही है, तो कौन से केस में ऐसा पॉसिबल है? कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, कॉन्वेक्स लेंस ओनली, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सबके सब डाल दिया एक ही ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? तुम्हें क्या लगता है? चूज द राइट आंसर राइट नाउ। Okay, now the right answer for this question is कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सबके सब में ऐसा रूल होता है कि भाई अगर कोई भी लाइन है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है ना, सबका फोकल लेंथ होता है ना, सबका फोकल लेंथ होता है, मतलब रेज अगर आती है तो एक ही जगह पे वो फोकस हो जाती है, तो अगर वो फोकस होने की कैपेसिटी रखती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो डिमिनिश्ड साइज़ की इमेज बना सकती है, और फोकल लेंथ तो इन सब का होता है, तो इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि सब के सब आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस के लिए बस इतना ही है। नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू, है ना, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस, है ना। जब अगर आप नॉलेज को अपने प्रैक्टिस में नहीं डालते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक आयरन है, अगर आप अपने आप को एक आयरन मानते हो, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो खुद का रोज़ अच्छी वजह से अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो बस रस्टिंग हो सकती है। तो बस इसके लिए ऊपर मैं आपको साइड में आपको दे दूंगा यहाँ पे कि एक मेटल एंड नॉन मेटल का जो एग्जाम्पलर सॉल्यूशन है वो आप चेक कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।